नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। साथियों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि हम लोग लेकर आ रहे हैं हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जिस बैच का नाम मैं अनाउंस कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से जिस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। जी हाँ, वो अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं था। ऐसे हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यूज यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आप लोगों की यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, और डिटेल में आप पढ़ना चाहे तो एप्लीकेशन हेलिक्स पैरामेडिकल नाम जो एप्लीकेशन है वहां पर भी आपको डिटेल कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये सेशन किसके लिए रहने वाला है, जो कि मैं बता दूं कि एनएचएम राजस्थान राजमेश जो भर्ती आने वाली है उसके लिए मैं पहले बता चुका हूं कि चाहे भर्ती एग्जाम बेस हो या परसेंटेज बेस हो, आप लोगों को बोनस अंक मिलता है, तो आप लोगों को फायदा मिलेगा आगामी भर्तियों में सरकारी नौकरी के रूप में जल्दी चयनित होने में। नेशनल हेल्थ मिशन और राजमेश की भर्ती जो निकालने का दायित्व मिला है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को मिला है। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि 99% जो बच्चे हैं उनका डिमांड है, और कुछ एक हमारे साथी ने तो मुहिम भी छेड़ रखी ग्रुप्स में कि जिन्होंने भी सेकेंड ईयर में अप्लाई किया हुआ है, मतलब एग्जाम दिया हुआ है, उनको भी इसके अंदर मौका मिले। और हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वहां तक लेटर पहुंचाएंगे, और आप सब लोग को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को इस चीज का न्याय मिलेगा। तो बात कर लिया हमने एनएचएम राजस्थान, तो एनएचएम राजस्थान के अंतर्गत आने वाले जितने भी टेक्निकल पार्ट, मतलब जितने भी हमारे लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए जितने भी पार्ट के जो एमसीक्यूज है, हम लोग उनको कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एमपी ग्रुप 5। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रुप 5 के अंतर्गत जितनी भी लैब टेक्नीशियन वैकेंसीज आई हुई है, उनके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र बैच एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस वाला रहेगा। अगर एमपी के जो छात्र हैं वो या छात्राएं हैं, हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप में जाकर उनके लिए एमपी ग्रुप 5 के लिए अलग से कोर्स है, वो वहां से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं आरआरबी की, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बिल्कुल, जो पहले एनटीपीसी के नाम से हुआ करता था, वो एग्जाम भी आप लोगों का बहुत जल्दी है। तो टेक्निकल पार्ट में आप लोगों को लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के जितने भी एमसीक्यूज आगामी भर्तियों में, और ये केवल इन्हीं एग्जाम्स के लिए नहीं है, आगामी भर्ती जैसे एम्स है, पीजीआई है ना, पीजीआई रोहतक है, पीजीआई चंडीगढ़ है, जिपमेर है, जितने भी तरह के कोर्सेज है, तमाम तरह के कोर्सेज के लिए ये आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। तमाम तरह कोर्सेज के लिए आप लोगों को यहाँ से बेस्ट चीज देखने को मिलेगी, राइट। तो सर्दी का मौसम है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने बहुत अथाह रूप से मेरे को सहयोग किया है। आज के सेशन में आप लोग सहयोग करेंगे, और मैं बता चुका हूं कि राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे वीर हैं, योद्धा हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे ब्रह्मास्त्र बैच के साथ में। बिल्कुल समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बालक और बालिकाओं के लिए 31 दिसंबर तक ऑफर रखा गया है। 2000 रुपए की विशेष छूट रखी गई है। आप हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करके एनएचएम राजस्थान के लिए ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी ग्रुप 5 के लिए एमपी ग्रुप 5 के नाम से जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के लिए आरआरबी के जो नाम से बैच है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों को आरआरबी की मिलने वाली है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि हेलिक्स से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर जाओगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम टेक्निकल पार्ट के अंदर 7 से 8 टीचर होंगे जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर लगभग 3 से 4 टीचर जो आप लोगों को रेगुलरली अध्ययन करवाएंगे। चलो चलते हैं फटाफट से हम लोग लैब टेक्नीशियन वैकेंसी के एमसीक्यू सीरीज 1 में, और ब्रह्मास्त्र बैच का पहला एमसीक्यू सेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला सेशन। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कमेंट करते रहें, बताते रहें कि कौन सा आंसर आप लोगों को उचित लगता है, कौन सा उचित नहीं लगता है, और अपने राइट आंसर देकर के हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं एल के स्वागत करता हूं आप लोगों का हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। जी हाँ, चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। और मैंने बिल्कुल व्हाइट बोर्ड भी आप लोगों को प्लान किया है, अगर मुझे कुछ समझाना होगा तो बिल्कुल मैंने व्हाइट बोर्ड भी रखा हुआ है। ठीक है, जी हाँ, हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस आपका स्वागत करता है। और जिन भी छात्रों ने क्लास को नहीं पहुंचाया कहीं तक, तो भैया पहले तो खुद से सब्सक्राइब करें। और जितने भी साथी हैं, होता ना एक दोस्त का एक दोस्त जरूर होता है, और वो इतना खास होता है कि हम उससे झूठ नहीं छुपा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका एक दोस्त नहीं होता, 10 लोग तो मेरे जैसा यार कहाँ, है ना, कि भाई मेरे को है तो तेरे को भी बताना पड़ेगा ना। और तेरे जैसा यार कहाँ, मेरे जैसा यार कहाँ, वो वाली कंडीशन समझ रहे हो।
तो ऐसे खास दोस्तों को बता दो कि एल के सर इज लाइव, आप लोग के लिए एमसीक्यू सेशन लेके आ चुके हैं, बेहतरीन से एमसीक्यू। और एल के गौतम सर जिन्होंने बनाया, अच्छा बनाया, एक लाइन लिखी है, फेमस रिजल्ट मेकर। जी हाँ, पैरामेडिकल में बेहतरीन रिजल्ट बनाए हैं और आगे भी रिजल्ट बनाते रहेंगे। लोगों को एक कान में उंगली ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं और फटाफट से एमसीक्यू की सीरीज में ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को खाटू श्याम परम धाम की ओर से उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, श्री हनुमत भगवान का नाम लेते हुए और सभी हमारे जितने भी गणमान्य हिंदू देवी देवता हैं उनका नाम लेते हुए मैं आप लोगों को फटाफट से ले चलता हूं एमसीक्यू क्वेश्चन 1 में। बोलो खाटू नरेश की जय। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू भैया। चलो भाई फटाफट से कमेंट करते रहेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करते रहेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। हिंदी में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी मानव आंख की सबसे भीतरी परत है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी जो आंख होती है उसके अंदर जो परत होती है ना, आंख की लेयर्स होती है आंख के अंदर, उस आंख के अंदर जो सबसे इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे भीतर की परत है, उसका नाम क्या है। चलिए बहुत सारे बच्चों को बताता हूं मैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा ह्यूमन आई। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्कुल कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये जो बाहर का ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है इसका नाम होता है स्क्लेरा। क्या नाम होता है इसका, स्क्लेरा। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसका नाम है स्क्लेरा, ठीक है। चलो जी, इसके बाद का जो लेयर है उसका नाम होता है कोरोइड। क्या नाम होता है बच्चों, कोरोइड। उसके बाद का जो सेकंड लेयर है उसका नाम क्या है, कोरोइड। सबसे बाहर का लेयर पूछता, मान लो पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती, स्क्लेरा। मिडिल लेयर जो होगी उसका नाम क्या होगा बच्चों, उसका नाम होगा कोरोइड, ठीक है। और उस सबसे अंदर जो लेयर होगी उसका नाम क्या होने वाला है, उसका नाम होगा बच्चों रेटिना। क्या नाम होगा, रेटिना। तो सबसे अंदर की लेयर जो है उसका नाम है रेटिना। समझ में आ रही बात, बोलो है ना, उसका सबसे अंदर का नाम होगा रेटिना। समझ में आ रही बात। तो भाई सबसे अंदर की लेयर कौन सी है, फटाफट देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव आंख की सबसे भीतरी परत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की जो सबसे भीतरी परत है वो कौन सी होगी, रेटिना। और हिंदी में भी आंसर क्या आएगा, रेटिना। आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिल रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। कोई भी समस्या आपको, पहली क्लास है, कोई भी समस्या आपको आती है मेरे से पूछ सकते हैं। आप देखो सुनो कि साहब सर हम तो भूल जाते हैं, एग्जाम के अंदर हमने सब कुछ पढ़ा लेकिन आई पढ़ना भूल गए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो सुनो, क्या आपको सबको पता है क्या, जो हमारे जो मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं जिनके पास पेशेंस है, जिनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पा रहा, बहुत लोग पीछे पड़ते थे, ब्रेटली पीछे पड़ता था, शेन वॉर्न पीछे पड़ता, लेकिन उस जमाने में बॉलर्स को पीछे छोड़ने वाले प्लेयर हुआ करता था साथियों। उस प्लेयर का नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर। और उसका पूरा नाम क्या है सर का, सचिन तेंदुलकर सर, सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या नाम है, सचिन रमेश तेंदुलकर। बस ये याद रखना है, सचिन रमेश तेंदुलकर। देखो तेंदुलकर तो जाती है, कास्ट पे तो अपन विश्वास विश्वास करते नहीं, अपन जातिवादी आदमी है ही, अपनो सचिन और रमेश भी काम हो जाएगा। देखो कैसे कैसे लिखते हैं, देखो सचिन रमेश, सचिन रमेश और तेंदुलकर तो जाती है, बोलो हाँ है ना। देखो एस से क्या आएगा बेटा, एस से स्क्लेरा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर सचिन में सी एच से क्या आएगा, सी एच से आ जाएगा कोरोइड। आगे बात समझे। और बच्चा आर से क्या आ जाएगा, आर से आ जाएगा रेटिना। इस तरह से याद रख लेंगे, क्या बोलो है ना। तो एक बेहतरीन सी ट्रिक बन गई है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी, रेटिना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, स्क्लेरा। और मिडिल लेयर कौन सी, कोरोइड। क्लियर है कि नहीं। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मिडिल ईयर सॉरी मिडिल लेयर ऑफ आई कोरोइड, आउटर लेयर ऑफ आई आपका स्क्लेरा, और इनर लेयर ऑफ आई रेटिना। क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है क्या, पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया क्या बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है
तो आप लोग कमेंट कर देंगे। मेरा पहली क्लास है, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मतलब इस सेशन के लिए तो बेस्ट कर ही रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो होता ना कि कोई अच्छा करता है तो पीछे टांग खिंचाई होती है। तो आप टांग खिंचाई करने वाले वैसे ही बहुत लोग हैं। प्लीज सपोर्ट करिए और अच्छे से पढ़िए, आपका रिजल्ट बनेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। कि भर्ती में कोई जुगाड़ काम नहीं करते हैं, आई बात समझ। वहाँ अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए फटाफट से आ जाए। और जुगाड़ होंगे तो भी किस लेवल तक हो जाएंगे, 10-20 नंबर तक, लेकिन आपको पढ़ाई तो अच्छे से करनी है। चलिए तो फटाफट से यहाँ से आगे निकलते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 अपना समाप्त होता है, आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, देखो आज के क्वेश्चन बहुत इजी, इजी वाले क्वेश्चन आज है ना, बिल्कुल इजी जो होते हैं, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए। अगले वाले जो क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे और भी टफ होते जाएंगे। पहला सेशन है तो मैंने सोचा थोड़े इजी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सी सेल्स इन द पैनक्रियाज मैक इंसुलिन, इंसुलिन बनाने का काम कौन सी कोशिका करती है। देखिए पहला ऑप्शन है एपिथेलियल सेल। क्या नाम है? एपिथेलियल सेल। देखो नाम में क्या है, उप एपिथेलियल सेल यानी उपकला कोशिका। इसका काम ही क्या होगा? एपिथेलियल लेयर बनाना। बोलो हाँ। एपिथेलियल लेयर, और एपिथेलियल लेयर बना के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, आपने पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू के रूप में ना। तो इसका काम है एपिथेलियल लेयर बना, ठीक है। ऐसे हम लोग हिपेटिक सेल का काम पूछे, इसका नाम क्या होगा? बाइल फॉर्मेशन। इसका काम होगा बाइल यानी पित्त निर्माण होगा। इसका काम क्या होगा बच्चों? पित्त निर्माण का कार्य होगा। आ रही है बात समझ? बाइल फॉर्मेशन का काम होगा, पित्त निर्माण का काम होगा किसका? हिपेटिक सेल का, ठीक है। फिर आता है अपना जर्म सेल। देखो बेटा बहुत प्यारी चीज है जर्म सेल। इसको बोलते हैं जनन कोशिका। ये क्या करती है? हमारे जो जनन कोशिका वो क्या करेगी? स्पर्म फॉर्मेशन काम करेगी। आई बात में? तो शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन कौन करेगा? आपका जर्म सेल। मेल जर्म सेल सुना होगा ना, स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल, ये सब। तो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म निर्माण का कार्य करेगी। शुक्राणु निर्माण कार्य कर करके आपकी जर्म सेल। क्लियर है कि नहीं? और आइसोलेट ऑफ सेल्स क्या होता है? देखो ये आपका ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम यानी ग्रहणी होता है। समझ में आ रही बात? ड्यूडेनम क्या होता है? देखो हमारी बॉडी के अंदर आहार नाल जो होती है ना, उसके अंदर छोटी आंत होती है। छोटी आंत के अंदर ऐसे सी शेप की क्या होती है, कैसी ग्रहणी ड्यूडेनम होता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका? लीफ स्ट्रक्चर होती है। लीफ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है बच्चों, ठीक है, इन्हें बोलते हैं आइसोलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? आइसोलेट सेल्स। आगे बात समझो। और ये आइसोलेट सेल्स क्या करती हैं? ये रिलीज करती हैं आपका इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। आगे बात समझ, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। आगे बात समझ। तो जितने भी चीजें इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये सब कौन बना रहा है? आपका आइसोलेट सेल्स, है ना। या कई बार इसको क्योंकि द्वीपी का जैसा लगा है, तो कई बार ऑप्शन आइसोलेट सेल्स से अगर मान लो ऐसा आ जाए आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, क्योंकि डिस्कवरी किसने करी थी? लैंगरहांस ने। तो कई बार इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस ही बोलते हैं या आइसोलेट सेल्स बोलते हैं। तो ये आइसोलेट सेल्स जो होती है ये क्या करती है? आपका इंसुलिन या ग्लूकागोन का सिक्रीशन करेंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो है ना, समझना। एपिथेलियल सेल का काम क्या है? एपिथेलियल लेयर बनाना। एपिथेलियल लेयर अलग अलग ग्लैंड्स वगैरह जो भी होती है आगे काम करेगी वो करेगी। आपका हिपेटिक सेल क्या करता है? बाइल, पित्त निर्माण करता है। हिपेटिक सेल कहाँ होती है? आपका जो लीवर होता है, लीवर, ऐसे देखोगे लीवर, तो लीवर के अंदर क्या होती है? यहाँ पर ऐसे दो लोब होते हैं, और यहाँ पर आपका हिपेटिक सेल होती है, और ये क्या बनाती है? बाइल बनाती है। किसके अंदर? लीवर के अंदर, ठीक है। चलो, तो लीवर का तो काम ही नहीं है, ये तो सेल लीवर के अंदर है, तो अपने को किसका पता करना है? अपने को पता करना है पेनक्रियास के अंदर। वैसे आपका जो जर्म सेल है उसके, ये क्या होता है? टेस्टिस के अंदर जर्म सेल स्पर्म निर्माण या शुक्राणु निर्माण का काम करती है। और ऐसे ही आइसोलेट सेल्स जो होती हैं, है ना, या आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस भी बोलते हैं इनको, ये क्या करेगी? पैनक्रियास के अंदर होती है और इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम के हार्मोन रिलीज करने का काम करती है। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है क्या? एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए बच्चों। आज तो बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगले जो क्वेश्चन के लेवल आएंगे मैं बता रहा हूँ कि शायद ही कोचिंग वाले या कॉलेज वाले टीचर्स को भी नहीं आए इस लेवल को, क्योंकि लेवल आएगा, 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आएंगे ना।
और मैं आपको दावा कर चुका हूँ 70 में से 68 क्वेश्चन हेलिक्स के होंगे, और मैं आपको दावा कर चुका हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे, सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन पे बार। मैं रिजल्ट दे चुका हूँ कई बार 100%, मैं कई बार 5 बार ज्यादा बार मैं रैंक 1 दे चुका हूँ राजस्थान के अंदर। लेकिन इस बार जो मेरा काम है वो काम क्या है, आप लोगों का रिजल्ट बनाना, आप लोगों को सिलेक्शन नौकरी लिए तैयार करना। क्योंकि 500 प्लस सरकारी नौकरियां मैं मेरिट बेस पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि कम से कम 400 में से 200 बच्चे हेलिक्स के हों, मिनिमम 200 बच्चे जो क्या करें, क्वालिफाई करें या सिलेक्ट हो इस वैकेंसी, और 100% होंगे बच्चों। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। बुक अवेलेबल है, 15 जनवरी से आप लोगों को बुक मिलना चालू हो जाएगी। आप हमको फोन करके, ऑर्डर करके या ऑनलाइन रूप से कैसे भी बुक हमसे खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट से। चलो जी फटाफट, या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये व्हाइट पेज मैंने छोड़ा था समझाने के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इनका यूज ले लूंगा। ठीक है जी, चलो जी। हाँ देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच वन इज द बैलेंसिंग ऑर्गन। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सा बैलेंसिंग ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर। ठीक है चलो जी, अब क्वेश्चन आता है कि आपका संतुलन का काम कौन करता है बॉडी के अंदर। देखो जी, मेरी बात सुनना, हमारे बॉडी में जो कान होता है उस कान के दो काम है। ईयर, समझ आ रही बात? ईयर जो होता है, ईयर के दो काम है बेटा। एक तो क्या काम है ईयर का, पहला काम तो क्या है, हियरिंग है, सुनना, बोलो है ना। और दूसरा काम क्या है, बैलेंसिंग, संतुलन बनाना। समझ आ रही है बात? हमारे ईयर के जो काम है, एक तो क्या है सुनना, और दूसरा संतुलन बनाना। आ रही बात समझे? ईयर के दो काम है, सुनना, सुनाई करना, और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम भी कौन करते हैं, ईयर करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या ईयर है, क्या ईयर ड्रम नहीं, वेस्टिबुलर रीजन नहीं, कोक्लिया नहीं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई नहीं। भाई साहब इनमें से कोई भी ऐसा भी आंसर ईयर नहीं, ऑप्शन ईयर नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो सुनो, देखो बेटा जी, अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे ईयर में, को ईयर की पार्ट है सारे, तो ईयर के अंदर कौन सी चीज है जो ये काम कर रही है। देखो बेटा, ये आपका ऐसा होता है कि ईयर बोलो है ना, ये जो ईयर दिखाई दे रहा है, अब ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं बेटा? पिन्ना। अब देखो, ये पिन्ना जो होता है ना बेटा, देखा तुम लोग को हाथी तो ऐसे ना, ऐसे ऐसे यूं अपने कान हिला सकता है, पशु पक्षी अपने कान हिला सकते हैं, लेकिन हम नहीं हिला सकते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी जो ध्वनि तरंगे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। लेकिन पशु पक्षी क्या करते हैं, दूर दूर की, क्योंकि वो शिकार का डर रहता है, तो शिकार से बचने के लिए वो क्या करते हैं, दूर दूर के साउंड को लेते हैं, तो इसलिए वो अपने पिन्ना को हिलाते हैं, ताकि ध्वनि का जो आवेग है उसके समकक्षता रहेगा उस ध्वनि के वेव को, है ना, साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सके। तो ये जो बाहर का है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ईयर। ये बाहरी कान का हिस्सा है, एक्सटर्नल ईयर का। और जहां तक अंगुली जाती है ना, वो भी क्या है, बाहरी कान का हिस्सा, बोलो हाँ है ना। तो ये जो ईयर पिन्ना है, और साथ में ये जो ट्यूब है जो आप देख रहे हो जहां तक अंगुली जा रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटर्स। क्या बोलते हैं? दिस वन इज एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटर्स, या कहना ना, ये एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटर्स। क्लियर है कि नहीं है? और ये एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटर्स अंदर जाके क्या करता है बच्चों, देखो इस तरह से क्या होता है, अब जैसे हवा जाएगी ना, हवा जाएगी, जो ध्वनि तरंगे जाएगी वो क्या करेगी, अंदर जाके ड्रम से टकराएगी, है ना। ऐसे यहाँ पर एक ड्रम होगा, यहाँ पर क्या होगा, ड्रम होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं बेटा? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, तो ईयर ड्रम तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर इसने क्या किया, ध्वनि को कलेक्ट करके यहाँ पर साउंड क्रिएट किया है, तो बैलेंस का काम ईयर ड्रम ने नहीं किया। ठीक है कि नहीं? और ये वाला जो हिस्सा यहाँ तक है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ईयर, या एक्सटर्नल ईयर, या बाह्य कान। ये बाहर का कान है बेटा, यहाँ तक क्या, पिन्ना, इसको अपन लोग हिंदी में पिन्ना ही कहते हैं। ठीक है, और इसको अपन ईयर ड्रम बोलते हैं, और इसको अपन बाह्य कर्ण नलिका बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कान और बाह्य कर्ण नलिका, है ना, ये पूरा बाह्य कान हो गया। अब होता क्या है, देखो सुनो, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, अगला ईयर का अगला हिस्सा है, इसके अंदर क्या होगा, मैं डायग्राम क्लियर नहीं बता रहा हूँ, छोटे छोटे बना रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा, तीन तरह की क्या होगी, बोन्स होगी।
तीन तरह की बोन्स होगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी मेलियस, एक होगी इंकस और एक होगी स्टेपी। समझ आ रही बात? तो तीन तरह की बोन होगी और ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका मिडिल ईयर, मध्य कान। समझ में आ रही बात? इसके अंदर भी क्या हुआ, साउंड यहां से लेकर यहां तक गया लेकिन बैलेंस का काम नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? वापस समझना, हमारा पिन्ना है, उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटस है, यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या है? आउटर ईयर है। उसके बाद में मेलियस, इंकस, स्टेपी, ये सब हिस्सा क्या है आपका? मिडिल ईयर है। अब देखो सुनो, इसके बाद क्या होगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ एकदम। इसको इस तरह से लीजिएगा कि जो बना रहे हैं वो एक क्या बोल सकते हैं, आकलन के हिसाब से संकेतात्मक रूप से बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो सुंदर देखना, अंदर एक हिस्सा होता है कोकलिया। क्या बोलते हैं? कोकलिया। क्या बोलते हैं? कोकलिया। समझने से अंदर क्या होता है? कोकलिया होता है। और कोकलिया पर क्या होते हैं? तीन सेमी सर्कुलर केनाल होती है, अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है ना? आगे बात में तो यहाँ पर क्या होगा, एक नलिका ऐसे है, ठीक है, फिर क्या है, दूसरी नलिका ऐसे है, फिर क्या है, तीसरी नलिका ऐसे है, जो तीसरी नलिका है ना इस तरह से। ये तीनों नलिकाएं आपको दिख तो ऐसे नहीं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं और यहाँ पर जो एक भाग जुड़ा हुआ रहता है इन्हीं से ही, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेस्टिब्यूलर ऑर्गन। वेस्टिब्यूलर रीजन क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर रीजन। और ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है, देखो वेस्टिब्यूलर रीजन जो सेमी सर्कुलर केनाल है ना, ये भी वेस्टिब्यूलर रीजन का ही पार्ट है। ये जो सेमी सर्कुलर केनाल है, एक, दो और तीन, ये तीनों भी क्या है? वेस्टिब्यूलर रीजन का ही पार्ट है। समझ में आ रही बात? और ये मिलकर ही क्या कर रही है? बैलेंस का काम कर रही है। आई बात समझ में? तो कोकलिया बैलेंस का काम नहीं कर रहा है, ईयर ड्रम भी बैलेंस का काम नहीं कर रहा है, बैलेंस काम कौन कर रहा है? ये आपका वेस्टिब्यूलर रीजन। ये क्या करेगा? ये हियरिंग के लिए तो यहाँ तक था, कोकलिया तक, और वहां का काम क्या है? बैलेंसिंग का ईयर में। वेस्टिब्यूलर रीजन जो होता है, आगे बात समझ में, जो है वेस्टिब्यूलर क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है? संतुलन का, बैलेंस का काम करता है। तो हिंदी में क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में संतुलन अंग है? अगर आई, ईयर इस तरह के ऑप्शन हो तो आएगा कान आंसर, लेकिन आंसर जो कान का पर्दा नहीं, ईयर ड्रम जो है वो नहीं है। वेस्टिबुलर रीजन बिल्कुल आंसर क्या जाएगा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वेस्टिबुलर रीजन। समझ में आ रही क्या बात? क्या सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या वेस्टिबुलर रीजन कैसा है? आराम से आ गया बच्चों? ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये डायग्राम का समझ में तब अपने को आ जाएगा। और मिडिल ईयर के बाद में जो यहाँ वाला पार्ट होता है वो सारा वो क्या होता है? इंटरनल ईयर होता है। समझ में आ रही है बात? ईयर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने संकेतात्मक रूप को छोटा छोटा बता दिया कि ऐसे ऐसे अपना ईयर अंदर होता है। आगे बस में, और जो वेस्टिबुलर रीजन है ये वाला, ये जो वेस्टिबुलर रीजन है ये क्या करता है? बैलेंसिंग काम करता है वेस्टिबुलर रीजन। आगे बात समझ में आना, बोलो फटाफट से। तो कॉपी में आप लिखते रहिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना? चलिए, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला अपना, आइए। ये व्हाइट पे छोड़े, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि काम आएंगे। चलो जी, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमन टंग। देखो बेटा, मैं टंग बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सी स्वाद कलिका मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होती है? पार्श्व क्या होता है? देखो, जो बगल वाला एरिया तो पार्श्व बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल साइड। और लेटरल साइड की जो स्वाद कलिका है, टेस्ट बड है, वो किस प्रकार का टेस्ट देती है, किस प्रकार का स्वाद देती है? ये क्वेश्चन अपने है ना, कि जो अपना लेटरल बर्ड्स है, साइड की जो बर्ड्स है, स्वाद कलिका है, वो किस प्रकार का टेस्ट देती है? आइए एक टंग का डायग्राम बनाते हैं फटाफट। बच्चों ये टंग का डायग्राम है, ठीक है? देखो सर, हमारा जो आगे का एरिया होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आगे का है ना। उसके बाद टेस्ट बेड कहाँ पर है? उसका टेस्ट बेड अपने यहाँ पर, ठीक है। चल, यहाँ की टेस्ट बेड है वो सर, टेस्ट बेड क्या होती है? स्वाद, जिनकी वजह से टंग में स्वाद आता है, ठीक है कि नहीं? उसके अलावा टेस्ट बेड कहाँ है अपनी? ये है ना, बिल्कुल ये वाला जो एरिया, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होंगे? स्वाद कलिका होंगे। हमने एरिया डिसाइड कर दिया,
तो लेटर वाली कौन सी होगी, बोलो हाँ है ना। ये कौन सी होगी, टिप वाली होगी, ये लास्ट एंड वाली होगी। आई बात समझ में? देखो सुनो, कभी भी आपने नोटिस किया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर टैबलेट रखेंगे यहाँ पे, तो आप आराम से टैबलेट ले लेंगे, आपको कड़वापन फील नहीं होगा। समझना इस चीज को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो टंग है, अपनी जीभ है, उसका कौन सा एरिया, कौन सी जगह का टेस्ट बड जो होता है वो जो है जो लेटरल एरिया, सॉरी टंग का लेटरल एरिया कौन सा स्वाद देता है। देखो टंग का अपर वाला, ये आगे वाला टिप जो है, ये कौन सा स्वाद देता है, पीछे वाला कौन सा स्वाद देता है, और लेटरल वाला कौन सा स्वाद देता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब आपने कभी टैबलेट मान लो यहाँ रखी आगे की तरफ, तो आपको कभी कड़वी नहीं लगेगी, और आप यहाँ टंग पर आप टैबलेट रखो, कड़वी लगी और आराम से पी जाओ। लेकिन कभी आपने देखा ना, बहुत लोग होते हैं ऐसे ऐसे बस टैबलेट की उल्टी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या रखा, टंग में टैबलेट को पीछे रखा। अब टैबलेट का स्वाद कड़वा है आई बास में, और हमारी टंग कड़वापन को कहाँ फील करती है, पीछे की तरफ, और हम टैबलेट कहाँ रख रहे हैं, अंदर की तरफ, तो उल्टी होना स्वाभाविक है, बोलो है ना। तो कुल मिला के जो ये एरिया, ये वाला, ये क्या है, कड़वे और कसले स्वाद के लिए। तो जो हमारा पीछे वाला एरिया वो तो होता है बिटर टेस्ट के लिए। किसके लिए, बिटर टेस्ट के लिए। कसेला जो स्वाद होगा, कड़वा स्वाद होगा, इसलिए टैबलेट को आप यहाँ रखो टिप पे, और आराम से आप ले लोगे। लेकिन आप रखो अंदर, मतलब बहुत सारे पहले मुंह खराब कर देंगे, फिर अब वो कहाँ टैबलेट रख दिया, तो बिटर टेस्ट आएगा। बिटर टेस्ट आएगा तो क्या होगा, आपको कड़वापन फील होगा, बोला हाँ कड़वापन फील होगा, तो आप उल्टी कर देंगे, या जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं बॉडी के वो होंगे। अगली बात करते हैं टिप वाला एरिया। यहाँ के टेस्ट पर देखो, स्वीट, मीठा और सोल्ट, सबसे ज्यादा हमारे टंग को यही लगेगा, स्वीट और सोल्ट। आगे बात समझो। और खट्टा तुम जानते हो, ऐसे तुम सोचो इधर लगेगा खट्टा, है ना, खट्टा है इधर लगता साइड में। तो जो लेटरल साइड है ना, वो कौन से स्वाद के लिए है, खट्टे स्वाद के लिए। तो लेटरल साइड, साइड जो है, साइड वाला जीभ का जो साइड वाला एरिया, लेटरल साइड, वो किस स्वाद के लिए, खट्टे स्वाद के लिए। तो आंसर क्या है, कसेला कड़वा नहीं। पूछा कि लेटरल साइड, जो टंग की लेटरल साइड है, वो किस स्वाद के लिए जिम्मेदार है, कड़वे के लिए, बिटर के लिए, यानी कड़वे के लिए नहीं है, नमकीन के लिए भी नहीं है। ऑप्शन सी खट्टा, तो आंसर क्या आएगा अपना सी। तो सी आंसर आप लोगों का सही होता है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ ना बोलो। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ट्रिक से करोगे, थोड़ा समझोगे, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहला सेशन है। अगला सेशन जो होगा, हो सकता है 15 में से आप लोगों को 3 क्वेश्चन ही आते हो और 12 नहीं आते हो सकता है 30 में से आपको 3 आते हो और 27 नहीं आते, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। पहला सेशन है, तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। अगर ये भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, तो फटाफट से जाके हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप में जाके कोर्स ज्वाइन कर लो बेटा। देखो मैं आप लोग एक चीज बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा, ठीक है पैसा अपना अलग जगह है, लेकिन कम से कम आप लोगों ने आज तक 45 नंबर की पढ़ाई करी है। अब पढ़ाई करनी है अपने को, सारे टेक्निकल पार्ट को अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन लेने का। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना ना, मेहनत करना, मेरी मेहनत भी जाया नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों को भी ऐसा नहीं कोर्स खरीद के पटक देना है। मेरा पैसा ही बनेगा उससे, हेलिक्स का पैसा ही बनेगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसको बार बार मुझे ही परेशान कर देना, इतने क्वेश्चन दूंगा, और बुक के क्वेश्चन सारे जितने मैं दूं, हमारी जो बुक आ रही है उसे क्वेश्चन सारे लगाना। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, प्रॉमिस है ना। सब पढ़ाई करना, चाहे गूगल पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, या ऐप पर देख रहे हो। ऐप पर तो 1 तारीख से सारी क्लासेस आ ही रही है ना। चलो ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैचेस स्टार्ट है। 31 दिसंबर 2024 को आपको 2000 रुपए का ऑफ भी मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट आ जाओ, आगे बात करते हैं बेटा जी। ये व्हाइट चीज तो काम नहीं आ रही अपने वैसे तो। चलो हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये बात देखो जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, जो अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं कि जितने मैं एमसीक्यूज कराऊंगा यूट्यूब पर, उसमें से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। चाहे एनएचएम की बात कर लो, चाहे एमपी ग्रुप 5 की बात कर लो, चाहे आरआरबी की बात कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है, यानी कि तंत्रिका जो होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना, ह्यूमन के अंदर, तो स्पाइनल नर्व बोलते हैं रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका। तो हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कितनी होती है ह्यूमन के अंदर, आगे बात में। अब देखो रीढ़ की हड्डी में कौन कौन सी हड्डियां हैं, देखो रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। ये जो हमारा पिछला पोर्शन है ये वाला, ये रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको बताता हूँ रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं होती। देखो सुनो, होता क्या है सुन लो।
ये रीढ़ की हड्डी ऐसे होती, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह समझ लो। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरी जो रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी बोलो है ना, रीढ़ की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, सॉरी रीढ़ की हड्डी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कोलम। हाँ ना बोलो, वर्टिब्रल कोलम। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम पूरा है तो भाई साहब एक हड्डी क्या बोलेंगे, हमारा हड्डी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर पूरा कॉलम बना हुआ है, तो एक हड्डी को क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रा। ऐसे बहुत सारी वर्टिब्रा मिलकर क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। आगे बात समझे, वर्टिब्रा या हिंदी में बोलते हैं कशेरुका। क्या बोलते हैं? कशेरुका। आगे बात समझे, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, उसके अंदर बहुत सारी हड्डियां होती हैं, उनमें एक एक हड्डी क्या कहलाती है, वर्टिब्रा कहलाती है। बोलो हाँ है ना। और दूसरा जो होता है इस पूरे कॉलम को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। आगे बात समझ में। चलो, अब जो दो हड्डियां होती हैं उनके बीच में हम लोग देखो मूवमेंट कर पाते हैं, रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल सीधी तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ताकि हम थोड़ा सा मूवमेंट कर पाए। कार्टिलेज होता है, इसलिए यहाँ पर कौन से जॉइंट पाए जाएंगे, कोई आपसे पूछ ले कि साहब रीढ़ की हड्डी में या वर्टिब्रल कॉलम में कौन से जॉइंट पाए जाएंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट या उपास्थि संधि पाई जाएगी, कार्टिलेजिनस जॉइंट पाई जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और अभी इन हड्डियों के अंदर क्या होता है, देखो सुनो। अब देखो आपको पता है कि इसके ऊपर क्या होता है, ब्रेन होता है। बोलो हाँ है ना। तो ब्रेन से क्या होगा, आपका स्पाइनल नर्व यहाँ से आएगा, स्पाइनल कोड आएगा। बोलो है ना। इसमें से क्या निकलेगा, स्पाइनल कोड निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, बॉडी की ओर आपको स्पाइनल नर्व जाती हुई मिलेगी। क्लियर है कि नहीं है? ये सारी क्या हो जाएंगी, स्पाइनल नर्व। समझ में आ रही है बात? वापस समझना, ध्यान से समझाऊंगे, आप वापस समझो, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। देखो बेटा, ये एक वर्टिब्री, बोलो हाँ है ना, फिर वर्टिब्री, फिर वर्टिब्री, फिर वर्टिब्री, ऐसे करके बहुत सारी क्या बनेगी, पूरा वर्टिब्री मिलकर क्या बना देगा, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। समझ में आ रही है बात? कितनी होगी वो तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा ना। चलो, ऐसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, एक हड्डी को हमने क्या बोला, वर्टिब्री। क्या बोला बेटा? वर्टिब्री बोला, एक हड्डी, या हिंदी में क्या बोला, कशेरुका। क्या बोला? कशेरुका। और सारे की सारी कशेरुका मिलकर क्या बना दिया, वर्टिब्रल कोलम, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। तो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है आपका वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम, है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन, मेरुदंड, ठीक है, या रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती है, एक हड्डी नहीं होती। और रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, अपना क्या है, ब्रेन है। क्या है अपना, ब्रेन। ठीक है, यहाँ बताते हैं अपन, ब्रेन है। थोड़ा सा बड़ा कर दो आप लोगों को ना, ब्रेन को अच्छे से बनाते हैं। देखो जी, यहाँ पर क्या हो गया, आपका ब्रेन है। और ब्रेन में से जो पिछला हिस्सा होता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये रहा ब्रेन का जो पिछला होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। बोलो है ना। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, वो इसमें से शॉर्ट रूप में इसमें निकलता है, इन हड्डियों में से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। तो ये जो मेडुल ब्रेन यहाँ तक देखो जाए ना, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रेन होता है, यहाँ भी होता है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा, स्पाइनल कोड निकलता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला हिस्सा होता है स्पाइनल कोड, जिनमें से निकलेगा। तो ये क्या है आपका, स्पाइनल कोड है। ये क्या है बेटा, स्पाइनल कोड। समझ में आ रही है बेटा? और स्पाइनल कोड से क्या निकलती है, बहुत सारे अलग अलग अंगों तक जाने के लिए क्या मिलेंगे आप लोग को, स्पाइनल नर्व। आगे बात में क्या मिलेंगी, स्पाइनल नर्व, जो आगे तक जाएंगी, है ना, हमारी बॉडी में जितनी जगह जाएंगी, ये कौन सी होती है आपकी, स्पाइनल नर्व। समझ में आ गई बात? बोलो है। अभी स्पाइनल नर्व जो होंगी वो कितनी होती, स्पाइनल नर्व हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा वाले एरिया से निकलेगी, स्पाइनल नर्व हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा वाले एरिया से निकलेगी, स्पाइनल हमारे लंबर वर्टिब्रा वाले एरिया। तो ऐसे कितनी स्पाइनल नर्व होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे बात समझिए, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है वो होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वो पतला होकर के रीढ़ की हड्डी के बीच में से गुजरता है। रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रा के बीच में से, है ना, नहीं गुजरता है, उससे हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। और स्पाइनल कोड जो तंत्रिका है हमारे बॉडी के भाग तक जाती है, सब जगह क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। अभी स्पाइनल नर्व कितनी होती है,
ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कितने जोड़े पाए जाते हैं, है ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। देखो अगर स्पाइनल नर्व इस एरिया में जा रही तो इस एरिया में जाएगी, तो एक जोड़ी इधर है, मतलब एक इधर है तो एक इधर, मतलब एक दो एक जोड़ी हो गया, है ना। आई बात समझ। मान लो इधर 12 तो इधर 12 हो गया, मतलब 12 पेयर हो गई। आई बात समझ। तो देखो सुनो, अब क्वेश्चन ये आता है कि किस एरिया में कितना, जो हमारा ये वाला एरिया है गर्दन वाला, इसको बोलते हैं सर्वाइकल एरिया, ठीक है। फिर चेस्ट वाला एरिया आता है, उसको बोलते हैं थोरेसिक। आई बात समझ। फिर उसके नीचे क्या आता है, लंबर। फिर उसके नीचे क्या आता है, सैक्रम। उसके नीचे क्या आता है आपका कॉक्सिजियल, ठीक है। तो देखो अपन पढ़ते हैं सर्वाइकल एरिया के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व होती है, 8। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाइकल एरिया में कितने निकलती है, 8 स्पाइनल नर्व निकलती है। आगे बात करें, थोरेसिक एरिया में कितने स्पाइनल नर्व निकलती है, 12 स्पाइनल नर्व निकलती है। आगे बात समझे, लंबर एरिया में कितनी स्पाइनल नर्व निकलती है, 5 स्पाइनल नर्व निकलती है। फिर आता है अपना सैक्रल एरिया में से कितनी स्पाइनल नर्व निकलती है, 5 निकलती है। और कॉक्सियल एरिया में कितनी निकलती है, 1 स्पाइनल नर्व निकलती है। टोटल आप लोग करेंगे कितना हो गया, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 31, 31 पेयर। ये सब पेयर में होगी दोनों साइड, तो 8 पेयर कहां से निकलेगी, सर्वाइकल एरिया में से 8 पेयर आप लोगों को क्या मिलेगा, स्पाइनल नर्व। थोरेसिक एरिया में से 12 पेयर क्या मिलेगा आप लोगों को, स्पाइनल नर्व। लंबर एरिया से 5 पेयर क्या मिलेगा आप लोगों को, स्पाइनल नर्व। सैक्रल एरिया से क्या मिलेगा, 5 पेयर स्पाइनल नर्व। और कॉक्सियल में 1 पेयर आपको। तो टोटल कितना होगा, 31 पेयर। और आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर बी हो जाएगा। टोटल पूछा है ना, टोटल स्पाइनल नर्व कितनी होगी ह्यूमन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31। द आंसर विल बी, माय डियर बच्चा, विल बी 31 पेयर। 31 पेयर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, 31 पेयर आप लोग का आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बता दिया ब्रेन होता है, ब्रेन का जो स्पाइनल कोड होता है वो वर्टेब्रल कॉलम से गुजरेगा, उसे हम स्पाइनल कोड बोलेंगे। और वहां से जो नर्व्स निकलेंगे उन्हें हमने स्पाइनल नर्व बोला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा पार्ट, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि श्वसन को नियंत्रित करता है, श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, वो कौन सा पार्ट है। देखो सुनो, वापस सुन लो। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र पाया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, हमारी बॉडी के अंदर खाना पीना आदि सारी चीजें, श्वास लेना, प्यार करना, प्रेम करना, दयालुता रखना, घृणा करना, नफरत करना, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। तो श्वास लेना भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है पूछा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, डायनसिफेलम करता है, सेरेब्रम करता है, या सेरेबेलम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो बेटा एक कहानी सुन लो। हमारी बॉडी के अंदर जब भी, बॉडी के अंदर होती है आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी, समझना, कैरोटिड आर्टरी। और इस कैरोटिड आर्टरी के अंदर क्या होता है, जब भी CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर CO2 लेवल, अगर इस आर्टरी में अगर CO2 बढ़ रहा है मतलब हमारी बॉडी में CO2 बढ़ रहा है, बोलो है ना। तो कैरोटिड आर्टरी में जब भी CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो CO2 मतलब एसिडिक नेचर, बोलो है ना, यानी पीएच कम हो जाएगा, यानी अम्लता बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, बोलो है ना, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बोलो है ना। समझ आ रही है बात। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, तो होगा ये मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा मान लो स्टर्नम में, बोलो है ना। और ये हमारा क्या है, रिब्स है, क्या है, रिब्स। और रिब्स से क्या चिपके हुए हैं अपने, लंग्स चिपके हुए हैं, क्या चिपके हुए अंदर, लंग्स चिपके हुए। अपन सांस लेते तो आपने देखा होगा पसले भी ऊपर नीचे होती है, रिब्स भी ऊपर, तो अंदर क्या हुआ, लंग्स चिपके हुए। अब जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ये मैसेज कहा जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। अगर हमें देखें तो देखो क्या होता है ब्रेन के अंदर, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा।
और दूसरा इसी का पार्ट कौन सा है, पोन्स वेरुला, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है दोनों, पोन्स वेरुला। आगे बात समझे। तो होता क्या कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कैरोटिड आर्टरी में CO2 बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पीएच घटेगी, एसिडिटी बढ़ेगा, मतलब किसी तरह से हमारी बॉडी में CO2 बढ़ गया है, तो बेटा वो सारे के सारे जो यहाँ से जो सेंसेशन बनेगा बॉडी में, केमोसेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पर सेंसेशन आ जाते हैं किसके अंदर, कैरोटिड आर्टरी। और ये सेंसेशन कहाँ आ जाता है, यहाँ पर हमारा एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जिसको हम लोग बोलते हैं RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, या RRC बोलते हैं। और ये RRC क्या करेगा, लंग्स को जाकर बोलेगा कि चलो भाई सांस लेने का काम करो। इस तरह श्वास का जो केंद्र है, श्वसन का जो केंद्र है वो कौन है आपका, RRC, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है कि नहीं? आगे बात समझिए, वापस सुनो। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कैरोटिड आर्टरी में CO2 का लेवल बढ़ता है, CO2 का लेवल मतलब एसिडिटी बढ़ गई, यानी पीएच कम होता है, एसिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो वहां के जो कीमोसेंसिटिव एरिया है कैरोटिड आर्टरी के, वो मैसेज कहाँ लेके जाते हैं, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में RRC के पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। आई बात समझे। श्वसन लयन केंद्र बोलते हैं हिंदी में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अगर जानना चाहते हो तो बोल देता हूँ, RRC मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी श्वसन लयन केंद्र। और ये मैसेज कहाँ पहुंचाएंगे, लंग्स तक, और लंग्स क्या करते हैं, श्वास लेना चालू कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारा सिस्टम कौन रेगुलेट कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा है। ये पोन्स वेरुला क्या करता है, ये अब जब भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आगे पढ़ेंगे, पोन्स वेरुला क्या करता है, स्विच ऑफ पॉइंट है। अब सांस अगर हमने लंग्स से भर लिया है तो फिर क्या होगा, देखो सुनो, सांस पूरा भर गया तो सांस लेने का छोड़ने का काम कर रहा है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जब सांस लंग्स से भर जाती है तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर कोई बात नहीं, इतना ही समझ लो, आगे हम पढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन आएगा। न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो होता है, मतलब सांस लेने के लिए तो कौन जरूरी है, RRC। सांस को छोड़ने के लिए कौन जरूरी है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ होता है, पोन्स वेरुलाई। और मैं कह ही चुका हूँ आप लोगों को कि पोन्स वेरुलाई किसका हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का हिस्सा। क्लियर है कि नहीं? वापस समझ लो, कैरोटिड आर्टरी में जब भी CO2 बढ़ेगा, पीएच घटेगी, एसिडिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो होगा क्या, वहां के जो कीमोसेंसिटिव एरिया उत्तेजित हो जाएंगे, और यहाँ से आपका सिग्नल कहाँ आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास क्या होगा बच्चा, RRC होगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होगा। आगे बात समझे। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा बेटा, एक मिनट, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या बोले, लंग्स को बोलेगा कि जाओ सांस लेना प्रारंभ कर दो। अब सांस ले लिया ले लिया ले लिया, पूरे गुब्बारे फूल गए लंग्स के, तो बंद करने का काम कौन करेगा, अब यहाँ से मैसेज जाएगा, और बंद करने का काम जो करेगा आपके पोन्स वेरुलाई में सेंटर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये क्या करेंगे, आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपको आपका जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उसको स्विच ऑफ करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन मान लो आ जाए कि श्वसन का स्विच ऑफ पॉइंट क्या है और कहाँ होता है, तो पोन्स वेरुलाई में होता है, और कौन सा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। आई बात में। कोई पूछे कि सांस लेने के लिए सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, कौन सा, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी श्वसन लयन केंद्र। कोई पूछ ले आप लोगों से कि सांस लेने के लिए क्या जरूरी है, सांस हम ले रहे हैं, O2 जो ले रहे हैं श्वास लेने के लिए, अंतर श्वसन के लिए कौन सी गैस जरूरी है, CO2। CO2 जब बढ़ती है मतलब सांस लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, CO2 है, O2 जिम्मेदार नहीं है। जब भी बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगा तभी सांस लिया जाएगा। तो श्वसन जो हमारा है वो किसकी प्रक्रिया है, CO2 बढ़ने की प्रक्रिया है। CO2 बढ़ेगा तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 कर। तो श्वसन का जो आधार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके आधार पर ही हम लोग, उसके बढ़ने पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो श्वसन क्या है, CO2 को बाहर निकालने का पर्पज है। आगे बात समझे। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में एक है, मतलब अगर मैं बोलूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और बना सकते हो आप कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, वो क्या करता है, श्वसन को, अंतर श्वसन को बंद करने का काम करता है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, वो अंतर श्वसन को बढ़ाने का काम करता है। श्वसन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, CO2 गैस रेस्पॉन्सिबल है। कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ होते हैं आपके, कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो हमारा जो है यहाँ तक है। तो पहला ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा वही आंसर है, हिंदी में बात कर लेंगे, इंग्लिश में बात कर लेंगे, तो यही क्या करता है, हमारे क्वेश्चन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रही है बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगले क्लास, अगले क्वेश्चन।
क्लास बहुत सारी है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। अगला क्वेश्चन क्या होता है देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए व्हाट डज कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन। देखो भाई हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन अगर हम इसको दो पार्ट में काट दूं तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना, ऐसा एक सॉरी ऐसे करके ब्रेन का डायग्राम देखा होगा, बोलो है ना, और उसके अंदर आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे ऐसे ऐसा ना। तो ये जो एक है ना, ये जो मैंने काटा है, मैंने इस तरह से काटा है ना, आधा काटा है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, आधा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल गोलार्ध बोलते हैं ना, सेरेब्रल, इसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, या इसको बोलते हैं सेरेब्रल गोलार्ध। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे में आ चुका क्वेश्चन है ना। दो सेरेब्रल गोलार्ध को जोड़ने का जो काम करेगा ना, अब इधर वाला ये मैं काटू तो इधर वाला इधर को जोड़ने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है, कॉर्पस कैलोजम। तो आंसर क्या आएगा कि ऑप्टिक लोब आंसर है क्या, नहीं। क्या बोन एंड मसल है क्या, बोन एंड मसल को जोड़ने का काम कौन करता है, या आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, है कि नहीं, ये कमेंट करके बताना कि बोन से, तो बोन जो जुड़ता है तो क्या बनता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट। बोन को मसल जोड़ने का काम कौन करते हैं, बताओ, टेंडन, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना, या दो सेरेब्रल गोलार्ध, तो आंसर क्या आएगा आपका सी। टू लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड तो ऊपर की तरफ होता है, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर क्या होगा आपका, दो सेरेब्रल गोलार्ध को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका कॉर्पस कैलोजम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, बहुत ही प्यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एनाटॉमी के अंदर इस क्वेश्चन को तो मैं इंपॉर्टेंट लगा सकता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। आनंद से पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर अपन लोग चलते हैं। बेटा हेलिक्स में पढ़ोगे क्वालिटी मिलेगी, और कहीं का मैं कह नहीं सकता, और जगह तो बीएससी वाली फैकल्टियां पढ़ा रही हैं, बीएससी बीएड करके, है ना, जैसे दो लोग पढ़ा रहे हैं, एक लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तो हालत खराब है, पूछो मत क्या हालत है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन आगे कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है कॉर्पस कैलोजम करता है। फटाफट से आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, समय कम है थोड़ा सा मेरे पास, फटाफट से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेस्टिजियल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन। देखो भाई बंदरों के अंदर पूछती, देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा वेस्टिजियल बोनी पार्ट, अवशेषी कंकाल हड्डी है मानव कंकाल, तो निम्न में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी अस्थि है, कि ऐसी हड्डी जो अवशेष के रूप में ही रह गई है। देखो बंदरों के अंदर पूंछ होती थी, वहां पर टेल बोन हुआ करती थी, है ना, टेल बोन, और टेल बोन देखो आपके ब्रीड के हड्डी में बोन कौन कौन सी है, सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। जो लास्ट वाली कॉक्सिजियल या कॉक्सिस बोलते हैं इसको, समझ आ रही बात, लास्ट वाली कॉक्सिक्स या कॉक्सिजियल बोलते हैं, ये टेल बोन है, ये क्या रह गई है, अवशेष के रूप में छोटी सी रह गई है, अपने छोटी सी पूंछ होती नहीं होती, आपने नोटिस किया इतनी छोटी सी, फील करोगे तो कई बार आप लोगों को कई बार इससे पेन भी हो जाता है, तो अवशेषी रूप में। तो आंसर क्या आएगा इसमें, क्रेनियम, क्रेनियम तो ये रहा, ये जिसको मैं बजा रहा हूँ, ये क्रेनियम तो नहीं है, ये तो बहुत जरूरी है। सर्वाइकल, सर्वाइकल ये रहा यार, इसके लिए तो बिना तो हम गर्दन कैसे खड़ी करेंगे, तो ये भी नहीं है। क्लेविकल ये रहा यार, कंधा, यहाँ पर कंधा जो जुड़ रहा है यहाँ से, है ना, ये क्लेविकल, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, कॉक्सिक्स, टेलबोन, है ना, ये कॉक्सिक्स जो है, ये आंसर कॉक्सिक्स आपका, और ये अवशेष, ये टेलबोन की जरूरत है नहीं ह्यूमन को, तो आंसर क्या आएगा आपका, कॉक्सिक्स इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है बात, आगे चलते हैं फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर इजी क्वेश्चन बनेगा, इजी पेपर बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से, अगला प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, चलो जी क्वेश्चन है कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर कीप ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शन इन ह्यूमन, मानव के अंदर एक ही दिशा में ब्लड को बहाए रखने के लिए कौन जरूरी है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशीय, मतलब हमारा ब्लड मान लो इस फ्लो में आ रहा है तो वापस नहीं जा सके,
इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, देखो सुनो, आपने हर्ट पढ़ा होगा, बोलो है ना। हर्ट के अंदर बेटा दो आलिंद होते हैं, मतलब दो एट्रियम, और दो क्या होते हैं, नीले होते हैं, बोलो है ना। ठीक है, आ रही बस में। और ये वाली जो स्ट्रक्चर वो क्या होती है आपकी, सेप्टम। क्या होते हैं ये, सेप्टम। और इन सेप्टम पर क्या होता है, यहाँ पर आपका वाल्व होता है। क्या होता है, वाल्व। अब देखो ये वाल्व क्या इस तरह से होते हैं कि इधर से तो ब्लड आएगा लेकिन इधर से नहीं जा सकता। तो वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में लाएंगे, हमेशा ब्लड इधर से ही निकलेगा, कभी ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। तो आपका एक दिशा में ब्लड पहुंचाने के लिए कौन जरूरी है, वाल्व। आओ देखो ऑप्शन क्या क्या, ब्रोंक्यूल, देखो यार श्वसनिका, ये तो श्वसन के लिए जरूरी है, तो ब्लड का तो कोई रोल ही नहीं है, तो श्वसनिका तो आंसर नहीं है। तंत्रिका, संवेग पहुंचाने के लिए है, बोलो है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर सेप्टम, सेप्टम भी ये था, ये तो ब्लड को रोकने का काम कर रहा है पूरा, अगर सेप्टम होता तो सेप्टम भी आंसर नहीं है। वाल्व क्या करते हैं, एक ही दिशा में डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करवाते हैं। तो अगर इजी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वाल्व इसका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ब्लड को एक दिशा में पहुंचाने के लिए कौन चाहिए, वाल्व चाहिए, वाल्व। ठीक है, और सेप्टम तो क्या होता है, पूरा होता है ना। तो सेप्टम क्या है, ये ब्लड को एक दिशा में नहीं ले जाता। सेप्टम पर रहने वाले वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को एक दिशा में आगे लिए और ले जाते हैं, बैक फॉरवर्ड बैक फ्लो उसका नहीं हो सकता। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। आगे की ओर चलते हैं, आगे चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का काम क्या है। यार बच्चा बच्चा जानता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछ दिया। राइबोसोम का काम, व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम इन ए सेल। कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है, बच्चा बच्चा जानता है। राइबोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस प्रोटीन करना। फटाफट से चलो, इस क्वेश्चन को तो देखना ही नहीं था, बिना देख, बहुत लल्लू क्वेश्चन में आते हैं ना ऐसे, तो यही क्वेश्चन में से एक था। चलो आगे चलते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। आगे चलो, आगे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन। कह रहा है कि जो लॉन्ग बोन होती है, जो लंबी अस्थियां होती है, उनको ज्वाइंट करने का काम जो करता है कौन सा कार्टिलेज करता है। देखो सुनो, कौन सा कार्टिलेज करता है, देखो सुनो, ये लॉन्ग बोन है बेटा, है ना, ये दूसरा बोन है, बोलो है ना। यहाँ पर क्या होता है, उन दोनों बोन्स को जो बनता है, दो जब दो बोन का कनेक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट। क्या बनता है, जॉइंट। और ये जो जॉइंट होते हैं लॉन्ग बोन के, इनको कनेक्ट करने का जो कार्टिलेज होता है, ये जो कार्टिलेज सॉरी कनेक्ट करने के लिए जो होता है आपका कार्टिलेज होता है, उसको नाम क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। तो आंसर क्या आएगा, हाइलिन। आगे बात में हिंदी में क्या लिखते हैं, हाइलिन, इस तरह से ना, तो आंसर क्या आएगा, हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर है, क्लियर। ना तो फाइब्रस कार्टिलेज आएगा, ये तो कहाँ बनते हैं, अपने ब्रेन में जो होते हैं ना, जो टाइट जंक्शन है वो बनाने का काम आते हैं फाइब्रस वगैरह। तो आंसर आएगा हाइलिन कार्टिलेज। दो बोन होंगी, लॉन्ग बोन। ठीक है, यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट वगैरह बनते हैं, बनने को इतना ध्यान मत दो। दो जब बोन जुड़ेगी तो जॉइंट बनेगा, जॉइंट जो होते हैं लॉन्ग बोन में, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है आपका, हाइलिन कार्टिलेज करता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। बहुत प्यारा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल सकता हूँ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। आइए फटाफट से आगे का प्यारा सा क्वेश्चन हो रहा है, कान की सबसे बड़ी हड्डी। ओके, देखो बेटा, कान के अंदर देखो क्या है, कान के अंदर होती है मिस, क्या होती है, मिस, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो स्टेपिस तो क्या है, पूरी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपका स्टेपिस, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तीन हड्डियां होती है ईयर के अंदर, और जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है बॉडी की, स्टेपिस है। लेकिन इसे पूछा कि कान के अंदर तीन हड्डियां होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, इनमें भी तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है। तो अगर ये शरीर की सबसे छोटी है तो सीधी सी बात है कान की सबसे छोटी कौन होगी। तो ये पूछा कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या है, इंकस। बीच वाली जो हड्डी होती है ना, वो लार्ज होती है, कान की लार्ज, लार्ज बोन ऑफ ईयर होती है, कौन आपकी, इंकस। तो आंसर क्या होगा देखो, मेलियस नहीं, ये आंसर नहीं है।
स्टेपीज तो सबसे छोटी है, ऑल ऑफ द वो हो नहीं सकता। आंसर आप लोगों को क्या आएगा? इंकस। इंकस इज द लार्जेस्ट ईयर बोन। कान की सबसे बड़ी बोन कौन सी है? इंकस। और कान की और पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेपीज। ये आप लोग क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछेगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। आई बात समझ में? चलो फटाफट आगे चलते हैं। ये व्हाइट पार्ट तो नहीं है काम, अगली बार मत ही रखना इसको। देखिए, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन, भाई शरीर की सबसे बड़ी लंबी और सबसे मजबूत बोन यार फीमर। देखो फीमर मजबूत होना चाहिए, आप लोगों को कितनी बार बता दिए, फीमर मजबूत होगा तो व्यक्ति मतलब तो फीमर बोन क्या होती है? अच्छी, जितनी मजबूत वो। आपने देखा होगा ना, आप जब वो डंबल उठाते हैं तो पूरा लोड फीमर का, तो सबसे इस फीमर में से आप लोग उठा पाते हो ना। तो फीमर बोन इज द लार्जेस्ट, सबसे लंबी भी है और बड़ी भी है और लंबी भी है पूरे स्केलेटन सिस्टम के। आंसर क्या आएगा? फीमर। अच्छा क्वेश्चन है ये, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन अपना ये है, इन विच कंडीशन, देखो सुनो, इन विच कंडीशन बोन मेरो स्टडी की जाएगी। देखो सुनो, किस अवस्था में अस्थि मज्जा का अध्ययन किस स्थिति में किया जाएगा? सुन लो। अब होता क्या है बेटा, देखो ये आपका है हड्डी, हड्डी मतलब अस्थि बोलो है ना, ये आपका क्या है? बोन। कुत्ते के बिस्किट जैसे बना, ये बोन। और बोन के अंदर क्या होता है? ये जो अपनी केविटी होती है, मेडुलरी केविटी होती है, तो बोन के जो बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। और बोन मेरो इसके अलावा और कहाँ होता है? इसके अलावा कॉर्नर पे भी होता है। इसके अलावा कहाँ होता है? कॉर्नर से भी होता है। और इन कॉर्नर से भी क्या होता है? बोन मेरो भरा हुआ होता है। कॉर्नर से भी क्या है बेटा? बोन मेरो भरा हुआ। बस फर्क ये है, जो कॉर्नर्स में होगा वो रेड बोन मेरो होगा, और सेंटर मेडुलरी केविटी में जो होगा कौन सा होगा? येलो बोन मेरो। समझ में आ रही है? ये येलो कलर का होता है और वो रेड बोन मेरो होता है। ठीक है, अब ये बोन मेरो क्या करते हैं? सुनो, ये बोन मेरो करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट निर्माण। आगे बात समझो। और इन तीनों के निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। अगर मान लो कभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तरीके से नहीं बन रही है, मतलब हीमोपोएटिक सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसी अवस्था में हम लोग येलो बोन मेरो की स्टडी करेंगे? क्या बोलो, है ना? बारी बात समझ। ये आपका कोई सी भी हड्डी है, कोई सी भी हड्डी के बीच में क्या है? आपका मेडुलरी केविटी है, उसके अंदर क्या है? येलो बोन मेरो। और ऐसे कॉर्नर में क्या है? पोरस बोन जो है वहां पर क्या है? आपका रेड बोन मेरो। यहाँ पर रेड बोन मेरो और बीच में क्या है? मेडुलरी केविटी में येलो बोन मेरो। ये बोन मेरो और ये बोन मेरो दोनों, वैसे रेड बोन मेरो का काम है ना, येलो बोन मेरो इमरजेंसी में बनाती है ना। लेकिन ये समझ लो अभी के लिए कि जो बोन मेरो होती है वो क्या बनाती है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि हीमोपोइसिस करती है। और कब ये हीमोपोइसिस काम नहीं करे ढंग से, हीमोपोएटिक सिस्टम काम नहीं करे ढंग से, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? ये बोन मेरो निकालना पड़ेगा बोन में से और उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि बोन मेरो का अध्ययन कब किया जाएगा? क्या किडनी डिजीज में? नहीं, किडनी कोई लेना देना नहीं है। लीवर की डिजीज में नहीं, कोई लेना देना नहीं की। तो हीमोपोएटिक सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए बिल्कुल, हीमोपोएटिक प्रणाली के में कोई विकार आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हीमोपोएटिक सिस्टम के दिक्कतों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बोन मेरो स्टडी कर रहे हैं। आगे बात है, देखो रीढ़ की, सॉरी, कोई सी भी हड्डी है, हड्डी के बीच में क्या है? बोन मेरो भरा हुआ है। ये बोन मेरो क्या करता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाता है। और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनने को क्या बोलता है? हीमोपोइसिस कहते हैं। अगर ये हीमोपोइसिस सिस्टम बिगड़ जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे? बोन मेरो स्टडी करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो पूछा यही है कि बोन मेरो स्टडी कब करेंगे? जब हीमोपोइटिक सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये उसको डिजीज आ जाएगी। आगे बात समझे? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। ये भी स्टार क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा। आगे चलते हैं अपन लोग, फटाफट से आगे चलते हैं। बोन मेरो एस्पिरेशन कहाँ से होता है? देखो देख,
बोन मेरो जो होता है हड्डियों के बीच में होता है, बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए सबसे बढ़िया साइट तो अगर सबसे बेस्ट साइट पूछे ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ऐसे, देखो ये कूले वाली बोन है, हिप बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिप बोन। समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ इसको। जो हिप बोन होती है वहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ वाला, समझना, यहाँ इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। पोस्टीरियर मतलब पीछे का, हिप बोन के पीछे का जो हिस्सा है वहां पे ना। और देखो आपने पढ़ा होगा हिप बोन जो होता है 3 पार्ट से बना होता है, एलियम, स्टियम, प्यूबिस, 3 पार्ट होते हैं। तो पोस्टीरियर कौन सा पार्ट, इलियम, तो पोस्टीरियर इलियक, उसके अंदर छेद करके क्रेस्ट, वहां से हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का बेस्ट तरीका तो ये है कि यहाँ से बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाना चाहिए, कहाँ से, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से। समझ में आ रही है बात, अगली बात समझे। पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट होता है आपकी हिप बोन में का जो पीछे हिस्सा है, पोस्टीरियर पार्ट हिप बोन का, वहां पर पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट है, वहां से हम लोग क्या करेंगे आपका, एक तो यहाँ से, दूसरा हमारा जो ये स्टर्नम है ये वाला, देखो यहाँ से पसली है और बीच में एक मुठगड़ है एकदम ना, ऐसे तलवार के, ऐसे तलवार पकड़ने ऊपर ऐसा हिस्सा नहीं होता ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्टर्नम। आपने देखा होगा इस तरह की स्टर्नम इस तरह की होती है, ऐसे ऐसे स्टर्नम होता है। और या तो इसके अंदर से आप क्या करते हैं, ये भी हड्डी है, तो इसके अंदर से क्या कर सकते हैं अपन, बोन मेरो से। तो बोन मेरो एस्पिरेशन हम लोग, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इनके साइड में होता है ना, बगल में, तो ब्रेस्ट बोन भी होता है, ये सपोर्ट करता है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट बोन या पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट या फिर इलियक बोन भी बोल सकते हो, यहाँ दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोन मेरो एस्पिरेट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट साइड पूछे तो कौन सी है, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। आई बात समझे। तो आपने ऑप्शन देखा, ठीक है, पहला तो स्टर्नम जिसको बोला हुआ है, ये भी आंसर है। इलियक, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट है, पोस्टीरियर इलियक बोन, इलियक बोन, ये भी आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो अपना जो आंसर है, परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या है आपका, इलियक बोन अपना बेस्ट आंसर है, ए एंड बी बोथ, सॉरी इलियक बोन और स्टर्नम बोथ ए एंड बी। तो अपना बेस्ट आंसर कहाँ क्या बनेगा, इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा, ये वाला। आ रही है बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। आगे चलते हैं साहब अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला क्वेश्चन, चलो जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो, विच पार्ट ऑफ द सेल, देखो भाई, विच पार्ट ऑफ द सेल इज एसोसिएटेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी कोशिका के अंदर, क्योंकि सेल है, ये न्यूक्लियस है, और पूछ ये रहा है कि हमारी सेल के अंदर अंदर के जो कुछ पदार्थ आ जाएंगे, उनको पाचन करने का हमने किसको दे रखा है, आगे बात करते हैं। देखो जी, अब ध्यान कर लो, गोल्जी एपरेटस को तो क्या काम है, पैकेजिंग करना, इसका काम क्या है, फंक्शन याद रख लो, पैकेजिंग, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन निर्माण क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे इसको, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, शक्ति देने का काम करेगा। कोशिका को एटीपी कौन बना के देगा, पावर हाउस कौन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम क्या करता है, भाई साहब पाचन अंदर ही करेगा, डाइजेशन अंदर जो डाइजेशन करेगा, इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर ही जो चीजें आ जाएगी अंदर, लाइसोसोम यही होता है। तो सेल के अंदर जो कुछ भी आया काम की चीज है, तो क्या करेगा, उसका पाचन कर लेगा, अपना लाइसोसोम कर लेगा, लाइसोसोम। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग। अगर ये मान लो फट जाए, समझना, अगर ये फट जाए तो फट करके बाहर आ क्या करेगी, इस पूरी सेल का भी डाइजेशन कर सकते हैं। इसके एंजाइम जो होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो पूरी सेल का पाचन भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर पाचन कौन कर रहा है आपका, लाइसोसोम, और फट जाए तो पूरी सेल का ही पाचन कर देते हैं, इसलिए आत्मघाती तेल इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, तो पूछ लिया कि अंत कोशिका पाचन कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन करता है आपका, लाइसोसोम। आगे आंसर क्या होगा, डी, लाइसोसोम। आगे चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन, विच पार्ट, कौन सा पार्ट सेल का इनिशिएट प्रारंभ करता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। देखो हिंदी में क्या हो रहा है, देखो सुनो,
कोशिका का कौन सा भाग है जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है? देखो सुनो, गोल्जी एपरेटस हमेशा होता है जो पैकेजिंग का काम करता है, अभी पढ़ा अपन ने। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में हमेशा होता है जो क्या करता है, पावर हाउस का काम करता है, मतलब पावर देता है, एनर्जी देता है। राइबोसोम सेल में हमेशा होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है उसी टाइम बनते हैं आपके सेंट्रियोल, समझना, ये कोशिका विभाजन के समय ही बनेगा और इनसे स्टार्ट होता है अपना कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो अपना सेंट्रियोल कब बनेंगे आपके, सेल डिवीजन टाइम। तो अपना जो आंसर होगा बच्चे, हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या जाएगा इसमें, यहाँ पे सेंट्रियोल इज द बेस्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, अपने सेल डिवीजन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग बता दूं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सेशन है ये, हमने यूट्यूब देने के लिए भी क्लासरूम में आज बच्चे अभी मतलब क्लास थोड़ा न्यू बन रही है, तो अभी क्लासरूम में आज बच्चे नहीं है ना, वरना आप लोग बड़ा मजा आता। ठीक है, क्लासरूम के बच्चे भी आ जाएंगे एक तरह से, तो आपको और भी मजा आएगा पढ़ने में, जब ऑनलाइन भी आवाज जाएंगी, ऑफलाइन भी आवाज जाएंगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, देखो भाई पूछा हुआ है सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। देखो भाई कोशिका झिल्ली कैसे होती है, कोशिका झिल्ली ऐसे होती है। देखो जी, ये जो तुम देख रहे हो एंटीना और टीवी, इसको मैं बोल सकता हूँ ये टीवी और ये एंटीना, ये तो क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों आपका लिपिड। क्या है, लिपिड। ये भी लिपिड है और ये भी लिपिड है। लिपिड की दो लेयर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की है बाइलिपिड लेयर, ऊपर भी और नीचे भी। और इनके बीच में क्या फंसे होते हैं बच्चों, इनके बीच में फंसे होते हैं प्रोटीन। क्या फंसे होते हैं, प्रोटीन। आई नहीं यहाँ से, सेल मेम्ब्रेन क्या होंगे आपको, प्रोटीन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन। प्रोटीन तो देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन क्या क्या, एक तो प्रोटीन हिस्सा भी है और लिपिड हिस्सा भी, दोनों है कि नहीं। तो अपना क्वेश्चन ऑप्शन देखते हो, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, एक तो लिपिड भी है और दूसरा प्रोटीन भी है। आओ वही फटाफट देखते हैं। क्या पहला ऑप्शन है, प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन है। दूसरा ऑप्शन लिपिड, बिल्कुल लिपिड भी है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, दोनों पाए जाएंगे। तो अपना जो परफेक्ट आंसर जा रहा है बेटा वो कौन जाएगा, ए एंड बी बोथ, बोलो हाँ है ना, दोनों पाए जाएंगे, आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्लियर है कि नहीं है? देखो लिपिड की एक लेयर ये रहा, एक लेयर तो बाइलिपिड लेयर हो गया, दो लिपिड की लेयर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। और प्रोटीन पाए, तो लिपिड और प्रोटीन दोनों क्या पाए जाते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी होगा, ए एंड बी बोथ। आगे चलते हैं, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे बहुत ही लल्लू क्वेश्चन से। साइंस की वह शाखा, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी। भाई साइंस की किस शाखा के अंदर हम लोग जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव हैं, उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। देखो एनाटॉमी क्या होता है, जो बाहर बाहर से स्टडी करते हैं, रिब्स तो क्या बोला, एनाटॉमी। लंग्स यानी एनाटॉमी, हार्ट मतलब एनाटॉमी वो, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जो भी बॉडी के अंदर है, ग्लूकोज कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा, है ना, ये सब क्या होगी, बायोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या करती है, भाई बॉडी में खाना कैसे पचा, फंक्शन की जो स्टडी है वो क्या है ना। तो अगर हम लोग केवल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, समझना, तो क्या हो गया एनाटॉमी। केवल फंक्शन की स्टडी करते हैं तो क्या हो गया फिजियोलॉजी। और स्ट्रक्चर फंक्शन सबकी स्टडी करें जो भी कुछ जीवन के अंदर है, वो तो क्या होगा, बायोलॉजी। तो अपना आंसर क्या पूछा गया है, नॉर्मल फंक्शन, केवल फंक्शन पूछा गया। फंक्शन की स्टडी किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। तो आंसर क्या आएगा अपना, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस को स्टडी करते हैं। इसी के साथ बच्चों टाइम हो गया लगभग 1.25 घंटा ज्यादा, और इसको हमने बेस्ट तरीके से पढ़ लिया है। मैं एक चीज और बताता हूँ, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे केजीएमयू के हो, है ना, केजीएमयू का एग्जाम दे रहे हो, उन सबको बोलना चाहूंगा कि बेस्ट एमसीक्यूज हेलिक्स पर अवेलेबल है। इंडिया का सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट लैब टेक्नीशियन वैकेंसी बैच हेलिक्स पर मिलेगा। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पैथोलॉजिस्ट भी पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे पीजी होल्डर भी पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर पढ़ाएंगे, और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड सेटल्ड जो है गवर्नमेंट फैकल्टीज है वो भी क्या होंगी आप लोगों को गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में मिलेंगी। कुल मेरा क्या 10 से 12 फैकल्टी आप लोग इस बैच को संभालेगी, एकदम से परफेक्ट बैच मिलेगा। एमसीक्यूज के सेशन आप लोगों में देता रहूंगा, शानदार शानदार। मिलते हैं अगले सेशन में
और हेलिक्स आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसका मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। समय थोड़ा सा कम है और हेलिक्स है तो मुमकिन है। हेलिक्स को मुमकिन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम, मिलते हैं। जय हेलिक्स, जय जय हेलिक्स, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।